इसके पीछे इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं सितंबर 2020 के पेपर के, जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हुए थे आज मैं इस पार्ट में करके इस पेपर को मैं कंप्लीट करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेगा ताकि वीडियो उनके पास भी पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। मैंने 62 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं जाके उसमें। और मैंने 2004 से मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको 2004 से रिवीजन करना है या पेपर को देखना है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो 63 क्वेश्चन है कि IS एंड LM कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन। तो IS एंड LM कर्व किसने दिया है? तो ये हिग्स ने दिया है। और ये क्या बताते हैं? तो IS गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है और LM हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को बताता है। तो ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हु सेड, किसने ये कहा था कि आई बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इन्वेस्टमेंट शुड बी टू बेनिफिट द पब्लिक एंड कंज्यूमर एंड द इन्वेस्टर एंड एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड एलिमिनेट मोनोपोली। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है जॉर्ज फर्नांडिस का, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो इसको बिना कुछ वो करे, एक स्टेटमेंट है, इसमें कुछ समझा नहीं सकते, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकम कंजम्पशन कर्व हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड कौन सा क्या होगा, मतलब हमारा गुड एक्स और गुड वाई इंफीरियर होगा या नॉर्मल होगा। तो देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्स गुड वाई गुड मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है, हमारा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, हम गुड एक्स एंड वाई दोनों के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल होगा। लेकिन पॉइंट ए के बाद क्या हो रहा है कि हमारा कंजम्पशन इनकम बढ़ने के बाद भी किसका कंजम्पशन कम हो रहा है? तो कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है वाई गुड का। तो वाई गुड का देखिए कंजम्पशन इनकम बढ़ने के बाद कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जबकि एक्स गुड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जिसका भी कंजम्पशन कम हो रहा है वो क्या होगा? वो इंफीरियर कहलाएगा। तो ए पॉइंट के बाद गुड वाई का कंजम्पशन कम का हो रहा है तो ये कहलाएगा इंफीरियर गुड, जबकि यहाँ पे एक्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड। ये अंतर है इन दोनों में। तो नाउ वाई गुड वाई इज इंफीरियर एंड गुड एक्स इज नॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बियॉन्ड पॉइंट ए। अब इसमें इसको अगर हम इसको बिना उसके भी देखना चाहे तो जिस भी एक्सिस से ये दूर होगा वो इंफीरियर कहलाएगा और जिस एक्सिस के पास होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ये भी एक तरीका है इसको देखने का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। तो कौन सा सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में? तो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेशन में अगर हम क्या करते हैं, बाइंग अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, क्या हम सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस को खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स ये किसका पार्ट होगा? ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा, क्योंकि हम कोई ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं ना, अपने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो लिए नहीं है, तो इसीलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट कहलाएगा। बाइंग अ न्यू शेयर, तो अगर क्या हम न्यू शेयर को खरीदते हैं तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है? तो नहीं, इससे हम कोई इनकम को जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इसका पार्ट नहीं होगा। बाइंग अ न्यू कार फॉर पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरी बुक, तो यस, अगर हम कोई कार खरीद रहे हैं और उससे कुछ हम इनकम जनरेट कर रहे हैं तो ये डिलीवरी बुक कर रहा है कार खरीद के, तो ये क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम का पार्ट होगा। तो ए और सी पार्ट होगा। और लास्ट क्या है? बाइंग अ न्यू कार फॉर हाउस होल्ड, तो खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कोई चीज खरीदते हैं तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल इफ ऑल पॉइंट ऑन अ स्कैटर डायग्राम अपीयर्स और फॉलो ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं तो उसके कई सारे टाइप पढ़ते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें अंतर क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में सारे जो स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं वो एकदम ये स्ट्रेट लाइन के ही आसपास होते हैं, ठीक है। जबकि सिर्फ अगर पॉजिटिव कोरिलेशन बोलता तो ये तो पॉजिटिव होता, लेकिन स्कैटर डायग्राम कई जगह पे भी हो सकते थे, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स होती हैं वो एकदम करीब आ जाती हैं स्ट्रेट लाइन के, इसीलिए इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। निगेटिव कोरिलेशन में भी ऐसे ही होता है। अगर सिर्फ निगेटिव कोरिलेशन होता तो ये जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते थे, लेकिन परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन में सारे जो पॉइंट्स हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन के ही पास आ जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट करंट प्राइस। तो करंट प्राइस में वो भी 2018-19 में क्या शेयर था इंडिया
ग्रॉस वैल्यू एडेड का इंडिया में, तो वो शेयर क्या था 53 to 55%। ये पुराना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी है। सैंपल मीन, सैंपल मीन हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन करके हम इस मीन को निकाल सकते हैं। सैंपल वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो सैंपल वेरिएंस हम सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 2 अपॉन एन करके हम निकालते हैं सैंपल वेरिएंस। तो ये इसका वो हो जाएगा। अब हमें कंफ्यूजन किस में होती है, अगर हमें डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन निकालना है और डिफरेंस ऑफ सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ टू स्टैंडर्ड अगर सैंपल मीन निकालेंगे तो वो किस तरीके से होगा, हमें डिफरेंस निकालें। अगर आप इसको देखेंगे सब सेम है, बस नीचे 2n1 और n1 है और n2 और n1 है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो अगर हमें सैंपल मीन निकालनी है तो उसमें 2n1 नहीं होगा। अब देखिए अगर नॉर्मल वेरिएंस देख रहे थे तो इसमें 2 था, यानी कि मल्टीपल था ना, 2 उसमें मल्टीप्लाई था। इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई है तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में हो जाएगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ये हमारा सी का सेकंड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, इस हमारे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज अ सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस में कौन सा हमारा सोल्यूशन ठीक होगा, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में OLS क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड भी नहीं लगा सकते हैं हम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड और फुली इन्फॉर्मेशन लाइकलीहुड मेथड हम इसमें लगाएंगे, तब हम जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बाकी मैंने इकोनोमेट्रिक्स से सारी वीडियोस करवाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतना भी देख लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स। अगर कोई आदमी मनी को अपने पास रख लेता है तो उसके लिए वो क्या कॉस्ट पे करेगा। अगर अगर सपोज हम 100 रुपए अपने पास ही रखे हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, लॉस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू डिफ्लेशन, नो। लॉस ऑफ रियल वैल्यू क्यों होता है, कब होता है, तो इन्फ्लेशन जब होता है ना तब लॉस ऑफ रियल वैल्यू होता है, ना कि डिफ्लेशन में। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो जहां जहां ए है वो गलत कर दीजिए। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है। हमें ऐसे भी मिल गया ऑप्शन ए, बट फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं। फॉरगॉन इंटरेस्ट फॉर सेविंग, तो येस, अगर हम इसको बैंक में रखते तो इस पर कुछ इंटरेस्ट हमें मिलता जो हम नहीं ले पाएंगे, तो येस, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर यूटिलिटी फॉरगॉन बाई नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो येस, अगर हम 100 रुपए अपने पास ही रखे हैं और मेरा मतलब गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है बट हम खा नहीं रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी हम लॉस कर रहे हैं, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा है रिटर्न फॉरगन बाई नॉट होल्डिंग अदर असेट, तो येस, अगर हम कोई असेट भी नहीं रख रहे हैं 100 रुपीज में तो हम उससे मिलने वाले रिटर्न्स को भी हम खो रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मनी अगर आपने कैश में रखा है तो इन सब चीज का लॉस होता है आपको, तो इसीलिए मनी कैश की जगह आप बैंकों में रख दीजिए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसका आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, अगर हम किसी सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक कांस्टेंट के ऐड करते हैं तब स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू सीरीज के लिए क्या होगी, तो ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू सीरीज के लिए वही रहेगी जो पहले थी, ये चेंज नहीं होती है, तो ये वही रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बताना है, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे बताते हैं, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हम तब बताते हैं जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और वो भी कैसे, 1000 पर एनम, क्योंकि हम कोई भी चीज़ 1000 में देखते हैं ना, सेक्स रेशियो भी हम 1000 मैन पे ही देखते हैं, वैसे ही 1000 जहाँ पे होगा वो भी पॉपुलेशन इंक्रीज, ना कि बर्थ रेट, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली पुट लेस डेवलप कंट्रीज एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज, तो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड टिपिकली लेस डेवलप कंट्रीज के लिए डिसएडवांटेज क्यों होगा, क्योंकि दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो यस, इसीलिए ये डिसएडवांटेज होगा क्योंकि वो स्पेशलाइज करते हैं एग्रीकल्चर गुड्स में, ना कि वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या है, लेस डेवलप कंट्री का डिसएडवांटेज है, क्योंकि लेस डेवलप कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट पे क्रॉसिंग, इट्स डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 1(3) ये गलत है, ये जो जिस सेक्शन में ये डिफाइंड है वो सेक्शन है हमारा 40A क्लॉज 3, तो इसीलिए नॉन ऑफ द एबव हमारा करेक्ट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा इन NI एक्ट। तो और इस स्पेशली ये NI एक्ट में जो पे क्रॉस है वो इस सब सेक्शन में नहीं डिफाइन है, ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। पहली बात तो यहाँ पे लिखा है ना कि अकाउंट पे क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो डिफाइंड है 40A क्लॉज 3 में, तो इसीलिए नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है हमारा अब देखिए यहाँ पे रीजन्स की थ्योरम है, तो ये प्रोडक्शन से है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो रीजन्स की थ्योरम इससे रिलेटेड है। मेड्सलर पैराडॉक्स स्टॉपलर सैमुअल्सन का क्या है, मेड्सलर मतलब पैराडॉक्स है, इसका अपोजिट है, तो ये बताता है इफेक्ट और इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस, तो मेड्सलर पैराडॉक्स डोमेस्टिक प्राइस के बारे में बताता है। स्टॉपलर सैमुअल्सन बताते हैं टैरिफ का इफेक्ट फैक्टर प्राइस पे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इसका ये बचा तो ये डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अ डिसीजन फ्री फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई अ कंट्रीज मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज, तो मोस्ट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होगा, तो वो इकोनॉमिक डायग्नोस्टिक होगा, जब इकोनॉमिक को डायग्नोस्ट कर लेते हैं तब वो ज़्यादा मोस्ट बाइंडिंग हमारा फ्रेमवर्क होता है। इसको ये ऐसे नहीं, इसको भी दिया गया है, ये किसने दिया है, तो एक पेपर आया था हाउसमैन, रॉड्रिक एंड वेल्सेको का 2005 में, इसी में इन्होंने ये बताया था कि ये एक नई तरह की मेथोडोलॉजी है स्टडी करने का कंस्ट्रेंट ग्रोथ के लिए, और इसी में इन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच बताया था जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ डायग्नोस्टिक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यह है सीपी ब्लेकर का स्टेज, इसी पेपर में कई पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी आपसे पूछी गई है और सीपी ब्लेकर की भी पूछी गई है। सीपी ब्लेकर ने 5 स्टेज बताया है पॉपुलेशन के बारे में, और उसी को आपने स्टार्टिंग में भी देखा था। 5 स्टेज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो पहला नीचे से होता है कौन कौन सा, तो पहला होता है डिमिनिशिंग स्टेज, मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, डिमिनिशिंग स्टेज। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा लो स्टेशनरी स्टेज, तो दूसरा है हमारा लो स्टेशनरी स्टेज। फिर तीसरा है हमारा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, नहीं सॉरी लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग। फिर हमारा आता है चौथा अर्ली एक्सपेंडिंग, और पांचवा क्या आता है हमारा हाई स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेज। तो ये 5 तरीके के स्टेज सीपी ब्लेकर ने बताया। अब इस फिगर में हमें देख के बताना है, तो स्टार्टिंग में क्या है डिमिनिशिंग स्टेज, यानी कि ये बर्थ रेट और डेथ रेट, ये हमारा स्टार्टिंग का डिमिनिशिंग स्टेज है। उसके बाद आता है हमारा ये फर्स्ट लो स्टेशनरी, जहाँ पे ये दोनों एकदम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये लो स्टेशनरी है। फिर लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, ये हमारा बर्थ रेट तो ऐसे ही होता है, हमारा डेथ रेट ऐसे डिक्लाइन करता है। डेथ रेट डिक्लाइन क्यों करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम मेडिकल फैसिलिटी को डेवलप कर चुके होते हैं, तो जिससे मौतें कम होती है, बट अभी भी बर्थ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए बर्थ रेट वैसे का वैसे ही रहता है, तो ये लेट स्पेंडिंग है। उसके बाद क्या होता है, हमें बताना है किस पोर्शन पे, हमें बताना है ए बी सी के बीच का पोर्शन, तो ये हमारा जो है अर्ली स्पेंडिंग इसमें आएगा, तो ये अर्ली स्पेंडिंग का पॉइंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इनएडिक्वेट और अब्सेंस ऑफ केवाईसी, यानी कि केवाईसी करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बैंकिंग में, जिसमें हम अलग अलग तरह के रिस्क से बच सकते हैं। केवाईसी की वजह से हमारा एक तो पहले हमारा आइडेंटिटी क्लियर होगा कि ये हमारा ही अकाउंट है, तो यानी कि रेपुटेशन रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जो सीरियस रिस्क होते हैं, थर्ड पार्टी रिस्क कहलाती हैं, तो ये तरह के रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रेप्यूटेशन, कॉम्प्लायंस रिस्क, लेकिन बैंक करप्सी रिस्क हमारे केवाईसी से रिलेटेड नहीं है, तो ए बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हमें असर्शन एंड रीजनिंग दी है, द मेन कॉज ऑफ कमर्शियल बैंकिंग फेलियर इज बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इनअप्रोप्रिएट लोन टू द बैंक इनसाइडर्स, तो अगर सबसे ज़्यादा मेन कस क्या है फेलियर का कमर्शियल बैंक का, वो इनसाइडर को ही इनअप्रोप्रिएट लोन प्रोवाइड कर देते हैं, और जिससे उनको मतलब निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये तो करेक्ट है। बैंक एम्प्लॉय आर प्रोवाइडेड लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट, यस बैंक एम्प्लॉय जो हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं लोन को, तो ये भी एक कारण है, तो ये दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रॉनिक पॉवर्टी इज अ मेन प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया, यस इंडिया में क्या है क्रॉनिक पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी है बहुत लंबे समय तक वो पॉवर्टी के साइकिल से नहीं निकल पा रहा है, तो इसीलिए क्रॉनिक पॉवर्टी इंडिया फेस कर रही है। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैज कॉज्ड अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से हमारी इंडिया अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में ही है, अदरवाइज हम बहुत पहले ही डेवलप कंट्री में आ गए होते, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारा अ ग्राफ रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इन कंट्री पर कैपिटा इनकम एंड इट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्टर्बेंस इन इज कॉल्ड। तो अगर हम लॉरेंज कर्व की बात करें तो लॉरेंज कर्व हमारा इनइक्वालिटी को बताता है, फिलिप कर्व अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशन को बताता है, ये टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। तो बचा क्या, इनकम एंड इनइक्वालिटी के बीच के रिलेशनशिप को कुजनेट कर्व बताता है, मतलब इनइक्वालिटी एंड डिस्टर्बेंस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, कुजनेट कर्व। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, एनआई एक्ट के तहत कौन सा पनिशेबल, मतलब कौन सी कितनी पेनाल्टी, मैक्सिमम जो पेनाल्टी है वो 2 साल जेल की हो सकती है। तो 2 साल जेल की हो सकती है अगर आप का चेक बाउंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इज डीलिंग विद एक्सटर्नलिटीज। तो इसको किसने बताया है, कॉस्ट थ्योरम ने बताया, कॉस्ट ने बताया है। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, अभी मैंने बताया लाफर कर्व इससे रिलेटेड है। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी गेम थ्योरी से रिलेटेड है। एंड कंट्रोलिंग प्राइस थ्रो इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग ये डेड वेट लॉस से रिलेटेड है। यानी कि ए का थर्ड यहाँ पे आंसर नहीं अटैच हो पाया है, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इनका वाई किसके बराबर होती है, सी प्लस आई प्लस जी, जी के बराबर होती है। हमें ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम दी हुई है, यानी कि सबको रख देते हैं यहाँ पे 0.8। अब वाई क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कब होती है, जब इनकम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं। और प्लस आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। अब इसको कर लेंगे तो y इक्वल टू 180 हमें ये हो गया। अब हम इसके अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 0.28 0.8 y और माइनस ये 20% है ना, तो t की जगह हम क्या रखेंगे, 0.2 y। ठीक है, और प्लस ये प्लस ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, तो y इज इक्वल टू 180। मुझे इसके अंदर ना पहले सॉल्व कर लेना चाहिए था। y हमें y है और माइनस 0.2 y दिया हुआ है, तो अगर हम 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8, तो ये हाँ हमें ऑलरेडी 8 मिल गया। तो यही मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे मैंने इसको पहले माइनस नहीं किया था, इंडिविजुअल मैंने माइनस किया था, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो 0.8 हम पहले यहीं पे रहने देंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, हमें क्या मिल गया, 0.8y। ठीक है, तो y ऐसे ही है हमारा, ये 180 प्लस, और ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा क्या हो जाएगा, 864y। मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा ये स्टाइलस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, 0.64y। ठीक है, इसको अब ये इधर माइनस करेंगे तो 0.64y इक्वल टू 180, ये माइनस कर देंगे तो 0.36y आ जाएगा, और ये 180, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 अपॉन 0.36। मैं इधर कर दे रही हूँ अब बाकी के, तो y की वैल्यू क्या है, 180.36। इसको सॉल्व करेंगे तो 18000 अपॉन 36। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, तो 500, यानी कि कितना आंसर हमारा आ गया, सी 500। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक हमें असर्शन एंड दूसरा रीजनिंग। तो असर्शन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वॉल्ट W. Rostow, the principal strategy of development necessary for takeoff was the mobilization of डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग। तो W. रोस्टो ने 5 स्टेज दिए थे अपने, उस 5 स्टेज में पहला प्रिमिटिव सोसाइटी, उसके बाद टेक ऑफ, प्री टेक ऑफ एंड देन टेक ऑफ। तो टेक ऑफ स्टेज में क्या होता है, मोबिलाइजेशन होता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग का। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग इज नेसेसरी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक सेविंग और फॉरेन सेविंग को मोबिलाइज करेंगे तभी हमारा सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होगा और हम एक ग्रोथ की तरफ एक्सेलरेट कर पाएंगे। तो ये सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट है हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, किसने दिया है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया है फ्रीडमैन ने। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया है ड्यूजनबेरी ने। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कीन्स ने। एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोटिग्लियानी ने। तो इस तरह से मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको अरेंज करना है। तो इसको देखिए, अगर आपको नहीं भी पता कि टाइम पीरियड क्या है तो आप किस तरीके से पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्लासिकल पढ़ते हैं तो डी पहले आएगा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम मॉनेटरिस्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा सी आ जाएगा। तो पहले डी आया क्लासिकल, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा,
उसके बाद देखिए क्लासिकल के बाद हम कीन्स पढ़ते हैं, मॉनेटरिस्ट नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, क्लासिकल के बाद कीन्स पढ़ते हैं, उसके बाद मॉनेटरिस्ट पढ़ते हैं और उसके बाद हमारा रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो डी बी सी ए, तो ऑप्शन नंबर डी बी सी ए क्या है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1 जून 2005। मैंने टैक्स की क्रोनोलॉजी भी कराई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके, शॉर्ट्स में भी मैंने कराया है, तो आप देख लीजिएगा उसको। Which one of following committee has been constituted for doubling farmer income in 2022? तो कौन सी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी फार्मर इनकम को डबल करने के लिए, तो अशोक दलवाई कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मर इनकम को डबल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारा 91 से लेके 95 तक क्या है, अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो अनसीन पैसेज तो हमेशा डिफरेंट ही आते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको पॉज करके दिखा दे रही हूँ, आप इसको रोक लीजिएगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देने की कोशिश करिएगा। इसके जो ये टिक टिक थोड़े बहुत दिख रहे हैं, इस पे आप मत जाइएगा, क्योंकि ये मतलब जिस जिस बच्चे का है उससे मैंने लेके यहाँ पे किया है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके, मैं दिखा दे रही हूँ। 96 से लेके 100 तक का भी क्वेश्चन क्या है, ये पैसेज वाला है, तो पैसेज वाला आप पॉज करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसको मैं करवा नहीं रही हूँ क्योंकि अनसीन पैसेज हमेशा डिफरेंट आते हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको करवाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस थे आपके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं और आगे के भी क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगी। 2020 तक के मैंने सारे, यानी कि 2004 से लेके 2020 तक के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप अपने प्रैक्टिस के लिए ज़रूर इसको देख के जाइएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।